नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन की कि आखिर में सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है, कौन-कौन से मेथड्स है जिससे कि हम सॉइल को स्टेबलाइज करा सकते हैं और सॉइल स्टेबलाइजेशन क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि व्हाई सॉइल स्टेबलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, व्हाई? को पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर में सॉइल स्टेबलाइजेशन हम लोग करते क्यों हैं? तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है सॉइल को स्टेबलाइज करने के पीछे वो ये है कि किसी भी जगह अगर हमको बिल्डिंग बनानी है या कोई और भी स्ट्रक्चर बनाना है, तो अगर हमारा स्ट्रक्चर हेवी है और वहाँ की सॉइल अगर लूज है, तो दोस्तों अगर उस सॉइल के ऊपर हम कोई भी स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, फेल हो जाता है। क्योंकि कोई से भी इंजीनियरिंग वर्क के लिए हमको सॉइल की स्टेबिलिटी अच्छी चाहिए, मीन्स सॉइल वहाँ पर हार्ड हो जिससे कि जो फाउंडेशन हम लोग बनाए वो क्या करे, सेटल ना हो। ठीक है, फाउंडेशन के अंदर सेटलमेंट ना देखने को मिले। अगर वहाँ पर सॉइल हमारी वीक है या सॉइल हमारी लूज है, तो हमको पहले उसको स्टेबलाइज करना होगा, देन उसके बाद हमको क्या स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया कि सॉइल का स्टेबलाइजेशन क्यों जरूरी है। सॉइल का स्टेबलाइजेशन इसलिए जरूरी है कि जो लूज सॉइल है या जो वीक सॉइल है या जो कमजोर सॉइल है, उसके ऊपर कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हमको बनाना है तो उसको पहले हमको स्टेबलाइज कराना होगा। अगर सॉइल हार्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सॉइल हमारी वीक है, सॉइल हमारी लूज है, तो पहले उसको स्टेबलाइज करेंगे, देन उसके बाद हम वहाँ पर कोई से भी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको सॉइल स्टेबलाइजेशन क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन देखकर क्लियर हो रहा होगा कि सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है। तो दोस्तों सॉइल स्टेबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्या बोला मैं? स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं किसी भी सॉइल की। तो अगर कल से आपसे कोई सवाल करता है कि दोस्तों एक लाइन के अंदर आप सॉइल स्टेबलाइजेशन को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? सॉइल स्टेबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सॉइल। ये आपको बोलना है दोस्तों। इंटरव्यू वगैरह में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है, तो आपको सिंपल सा कहना है, ये डेफिनेशन उनको बता देनी है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है जिससे कि हम सॉइल को स्टेबलाइज कर सकते हैं या करवा सकते हैं, तो दोस्तों जनरली मैं यहाँ पर आपको दो मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ कि दो मेथड्स हमारे पास है जिनकी मदद से हम सॉइल को स्टेबलाइज करा सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स है दोस्तों? एक हमारे पास होता है मैकेनिकल मेथड, दूसरा जैसे कि एक मैकेनिकल है तो दूसरा हमारे पास है केमिकल मेथड। ठीक है, दोनों के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मैकेनिकल मेथड को मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा क्योंकि कॉम्पेक्शन वाला जब चैप्टर हमने डील किया था या उसमें हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें हम मैकेनिकल मेथड्स की, तो मैकेनिकल मेथड्स में क्या होता है दोस्तों, किसी भी सॉइल की, क्या बोला मैं, किसी भी सॉइल की स्ट्रेंथ हो गई, ड्यूरेबिलिटी हो गया, उसको हम इंक्रीज करते हैं बिना उसमें कोई केमिकल मिला के। मतलब कि मैकेनिकल मेथड्स के थ्रू ही हम सॉइल को स्टेबलाइज करा देते हैं। उसके अंदर कोई भी एडिटिव्स, केमिकल्स की हमको ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे मेथड्स को हम बोलते हैं क्या? मैकेनिकल मेथड्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि अगर आपसे कोई बोलता है कि मैकेनिकल मेथड क्या है सॉइल स्टेबलाइजेशन का, तो ऐसा मेथड जिसके अंदर हम कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं, बिना केमिकल के यूज किए ही हम सॉइल को स्टेबलाइज करा देते हैं, उस मेथड को बोलते हैं क्या? मैकेनिकल मेथड। ठीक, यहाँ पर दोस्तों कुछ मेथड्स के नाम लिखे हैं मैंने जिनका यूज हम एज ए मैकेनिकल मेथड करते हैं। पहला है कॉम्पेक्शन। कॉम्पेक्शन दोस्तों मैंने आपको बताया था, क्या किया था कॉम्पेक्शन में, हम जो एयर्स प्रेजेंट थी सॉइल के अंदर, उस एयर को हम लोग क्या करवा रहे थे, रिमूव करवा रहे थे। कॉम्पेक्शन हमारी एक प्रकार की इंस्टेंटेनियस प्रोसेस थी। ठीक है, ये ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आपको अगर जानना है तो मुझे कमेंट करें, मैं इसकी लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें दोस्तों कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन क्या होता है, एक इसके अंदर हम वाटर जो होता है, वाटर को रिमूव कराते हैं। मतलब ये कंसोलिडेशन एक प्रकार से बोल सकते हैं हम टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब कि धीरे धीरे प्रोसेस होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है। क्या बोला? कंसोलिडेशन एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसके अंदर ओवर ए लॉन्ग टाइम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वहां से आपकी जो वाटर है रिमूव होता जा रहा है। ठीक है, थर्ड जो है दोस्तों वो है वेल ग्रेडिंग। वेल ग्रेडिंग का मतलब ये है कि आप जब वहां पर
जो सरफेस है, सरफेस पर आप वहाँ पर जो एग्रीगेट्स यूज़ कर रहे हैं या जो स्टोन्स यूज़ कर रहे हैं वो वेल ग्रेडेड हो। वेल ग्रेडेड का मतलब है दोस्तों कि वहाँ पर हर पार्टिकल साइज़ प्रेज़ेंट हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप एक ही साइज के सारे स्टोन्स प्रोवाइड करा दो या एक ही साइज के सारे एग्रीगेट्स के वहां पर डाल दो। नहीं, आपके पास कैसा एग्रीगेट या कैसे स्टोन्स होने चाहिए दोस्तों, वेल ग्रेडेड, मतलब कि हर एक पॉसिबल साइज के स्टोन्स या फिर एग्रीगेट्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक पर्टिकुलर साइज का स्टोन यूज करेंगे या एक पर्टिकुलर साइज का एग्रीगेट यूज करेंगे तो वहां पर पैकिंग सही से नहीं हो पाएगी, और पैकिंग सही से नहीं हो पाएगी तो उनके बीच में क्या हो रहता है, वॉइड रह जाते हैं। अब अगर वो वॉइड्स रहते हैं तो दोस्तों टाइम के हिसाब से वो वॉइड्स क्या होंगे, उन वॉइड्स को फिल करेगा कौन, आपके जो एग्रीगेट्स है स्टोन से, तो स्टोन्स और एग्रीगेट्स वहां पर वेदरिंग होने लगेगी। ठीक है, जब वहां पर अंडर जहां आप रख देंगे उसके बाद अगर मान लेते हैं कंसोलिडेशन प्रोसेस हुई है या फिर आप कॉम्पेक्शन करा रहे हैं तो उसकी वजह से वहां पर क्या होता है, टाइम कंसोलिडेशन जब होता है तो बहुत टाइम बाद वहां पर वो जो वॉइड्स रह गए थे वो हमारे जो मटेरियल्स है उनके टूटने से टूटेंगे और वो वॉइड्स फिल होंगे, जिसकी वजह से वहां पर स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो आप कोशिश करिएगा कि वहां पर वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स या स्टोन यूज करें जिससे कि वहां पर कम से कम वॉइड्स हमको देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो मैंने तीनों मेथड्स आपको बिल्कुल ब्रीफ में यहाँ पर बताया है। डिटेल में जानना है तो आप कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है, कौन से मेथड से सॉइल स्टेबलाइजेशन की उसकी भी हमने बात कर ली, और मैकेनिकल मेथड्स को मैंने ब्रीफ में आपको बताया है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके सामने केमिकल मेथड्स की, कि केमिकल मेथड से हम लोग कैसे सॉइल को स्टेबलाइज करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, केमिकल मेथड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सोइल को स्टेबलाइज कराते हैं या सोइल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय द एडिशन ऑफ, मतलब उसके अंदर क्या मिलाते हैं, एक्स्ट्रा केमिकल्स मिलाकर हम लोग उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराते हैं। ठीक है, ऐसे मेथड को नाम दे दिया गया है क्या, केमिकल मेथड्स। अब टाइप्स ऑफ केमिकल्स की बात करेंगे, कौन कौन से टाइप के केमिकल्स वहां पर आप यूज कर सकते हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर आपको अब वन बाय वन करके बताता हूँ। पहला जो केमिकल है दोस्तों हमारे पास वो है कैल्शियम क्लोराइड। हम कैल्शियम क्लोराइड का यूज करके सॉइल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। पहली बात मैं यहाँ पर करूँ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके सामने रखता हूँ कैल्शियम क्लोराइड की। तो कैल्शियम क्लोराइड दोस्तों जो है ये क्या करता है, हमारे फ्रोस्ट और हेव जो होता है इसके चांस को रिड्यूस कर देता है। अब फ्रोस्ट और हेव क्या होता है दोस्तों, वाटर होता है, अगर टेम्परेचर आप कम कर दोगे तो वहां पर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो वो फिर से मेल्ट होता है। तो ये प्रोसेस जो होती है ना, किसकी, मेल्टिंग की और फ्रीजिंग की, मेल्टिंग और फ्रीजिंग, इस प्रोसेस को ही नाम दिया गया है क्या, फ्रोस्ट और हीव। पहली बात। दूसरी बात क्या बोलता हूं मैं, कि जो कैल्शियम क्लोराइड है ये हमारे फ्रीजिंग पॉइंट को भी कम कर देता है, किसके, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है। दोस्तों यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल कर आता है वो ये है कि आखिर में ये जो है हमारा, डेट इज क्या, कैल्शियम क्लोराइड, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, तो इसका यूज दोस्त हम सिल्टी और क्लेई सॉइल के लिए करते हैं। क्या बोला मैं, कल अगर आपसे कोई सवाल करता है कि बताइए कैल्शियम क्लोराइड केमिकल का यूज हम किसके लिए करते थे, तो कैल्शियम क्लोराइड का यूज हम सिल्टी और क्लेई सॉइल के लिए करते थे, उनको स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड जो मेरे पास केमिकल मेथड है या केमिकल कंपाउंड है उसका नाम है सोडियम सिलिकेट। दोस्तों जल्दी जल्दी मैं आपको सोडियम सिलिकेट के बारे में अब बताता हूं। देखो सोडियम सिलिकेट के साथ अगर आप कैल्शियम क्लोराइड को मिला देंगे तो वहां से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलता है वाटर ग्लास। अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है वाटर ग्लास क्या होता है, तो वाटर ग्लास मिक्सचर होता है सोडियम सिलिकेट का साथ, किसके साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। फिर अगर फर्दर इसके अंदर अगर मैं बात करना चाहूं तो क्या करते हैं, हम सोडियम सिलिकेट का मिक्सचर को हमारे जो सोइल होती है उसके अंदर हम इंजेक्ट करा देते हैं। जैसे इंजेक्ट कराएंगे तो जो सोइल्स के बीच में जो वॉइड्स प्रेजेंट थे या जो पोर्स प्रेजेंट थे दोस्तों, उस पोर्स के अंदर क्या करेगा, हमारा जो सोडियम सिलिकेट था ये एक जेल का फॉर्मेशन कर देता है जिसको हम बोलते हैं सिलिका जेल। अब ये सिलिका जेल वहां पर बन गया, तो सिलिका जेल का जो काम होता है दोस्तों ये होता है, ये परमिएबिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, साथ में वहां पर जो शेयर स्ट्रेंथ रहती है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक,
क्या बोला गया, सोडियम सिलिकेट के अंदर सोडियम सिलिकेट को हम जब सोडियम सिलिकेट का जो मिक्सचर होता है जब उसको हम सोइल के अंदर इंजेक्ट कराएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, जो पोर्स रहते हैं या जो वॉइड्स रहते हैं, वॉइड्स के अंदर एक जेल का फॉर्मेशन होता है। उस जेल को हम नाम देते हैं दोस्तों क्या, सिलिका जेल। और वो सिलिका जेल क्या करता है, वहां पर परमिएबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, साथ में शेयर स्ट्रेंथ को वहां पर इंक्रीज कर देता है। दोस्तों यहां से भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, वो ये है कि सोडियम सिलिकेट का यूज हम सेंड के लिए करते हैं। ठीक है, तो कल से आपसे कोई सवाल करता है कि सोडियम सिलिकेट का यूज किसको स्टेबलाइज करने के लिए हम करते हैं, दोस्तों सेंड को स्टेबलाइज करने के लिए हम सिलिकेट सोडियम सिलिकेट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करें दोस्तों कंपाउंड की, वो है हमारा यूज ऑफ बिटुमिन। बिटुमिन होता है, जैसे कि आप जानते हैं, बिटुमिन एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक है, और इसका यूज हम रोड बनाने के लिए करते हैं, ये बेसिक सी बात आपको पता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, बिटुमिन हो गया, तार हो गया, इमल्शन हो गया, इन सब का यूज हम ग्रेनुलर सोइल को स्टेबलाइज करने के लिए कर सकते हैं। क्या बोला, ग्रेनुलर सोइल को स्टेबलाइज करने के लिए हम बिटुमिन, तार या फिर इमल्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है हमारे पास, साथ में ये वाटर रिपल्सिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। अब बाइंडिंग मटेरियल की कोई से भी दो अलग अलग मटेरियल या सेम मटेरियल को जोड़ने के जो मटेरियल काम में आता है उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग मटेरियल। वाटर रिपल्सिंग एजेंट मतलब कि वाटर को रिपेल करता है, वाटर हिटिंग एजेंट होता है ये, वाटर को अपने अंदर क्या बोल सकता है, परमिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। कहां पर इसका यूज किया जाता है, तो दोस्तों इसका यूज हम कहां पर करते हैं, रोड की सरफेस पर करते हैं, अपर सरफेस पर करते हैं, या बोल सकते हैं रोड की सरफेस को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बिटुमिन का यूज करते हैं। आई होप अभी तक के तीनों जो मैंने आपको बताया, डेट इज कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट और बिटुमिन, तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीमेंट। तो सीमेंट से तो शायद सब लोग फेमिलियर है। सीमेंट क्या है, एक प्रकार का ये भी हमारा बाइंडिंग मटेरियल है। क्या बोला मैं, सीमेंट हमारा एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है। इसका यूज हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, घर बनाने के लिए करते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए तो करते हैं, लेकिन साथ में इसका यूज हम सोइल को स्टेबलाइज करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सीमेंट है, सीमेंट का यूज हम हर एक टाइप की सोइल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक क्ले को। ऑर्गेनिक क्ले को छोड़कर आप इसका यूज हर एक टाइप की सॉइल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताना चाहूं दोस्तों आपको, कि अगर आप सीमेंट का यूज क्ले के लिए कर रहे हैं, क्ले के लिए अगर आप करेंगे तो 15% उसके जो वॉल्यूम ऑफ क्ले लेंगे आप, उसके बराबर सीमेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूं कि अगर आप इसका यूज सेंड के लिए करेंगे तो 15% ऑफ सेंड का वॉल्यूम क्या करेंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं बोल रहा हूं कि अगर आप सीमेंट के लिए, सीमेंट को सेंड के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको 5% वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। वहीं अगर आप क्ले के लिए यूज कर रहे हैं तो 15% वो आपको रिक्वायर्ड होगा। मतलब कि मैं बोलूं कि अगर मैंने 100 मीटर क्यूब सेंड ली, ठीक, तो मुझे इसमें क्या करेगा, इसका 5 मीटर क्यूब सीमेंट की जरूरत होगी। समझे। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं 100 मीटर क्यूब में क्या ले रहा हूं, क्ले ले रहा हूं, तो मुझे इसमें क्या करेगा, 15 मीटर क्यूब क्या सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। यही पॉइंट यहां पर बोला गया है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज क्लियर हुई। यहां पर जो आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि सीमेंट का यूज हम हर एक टाइप की सॉइल के लिए कर सकते हैं, एक्सेप्ट क्या बोला, ऑर्गेनिक क्ले। ऑर्गेनिक क्ले को छोड़कर आप इसका यूज हर एक टाइप की सॉइल को स्टेबलाइज या फिर ड्यूरेबल बनाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, और काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाइम। लाइम की बात हम करते हैं, तो दोस्तों लाइम का यूज हम हाईली प्लास्टिक सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए करते हैं। अब हाई प्लास्टिक सॉइल जैसे कि यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल हो गई, आप जानते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर हमारा क्या बोलती है, हाई श्रिंकेज और स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसके अंदर हाई श्रिंकेज और हाई स्वेलिंग इंडेक्स की प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि अगर आप उसके अंदर वाटर मिलाओगे तो वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, और अगर वाटर नहीं रहेगा तो वो श्रिंक कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसी सोइल के लिए हम लाइम का यूज करते हैं।
तो दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो लाइम रहेगा, लाइम के अंदर आप क्या करेंगे, 4 से 6% जो वॉल्यूम रहेगी सॉइल का, उतना आपको लाइम मिलाना है। कितना लाइम मिलाना है, अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आपको बोलना है कि 4 to 6% जो वॉल्यूम रहेगा, जिस भी सॉइल को हम क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो उसके 4 से 6% वॉल्यूम हमको लाइम का मिलाना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें हम, तो इस वाले में जब लाइम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, लाइम में क्या होता है, लिक्विड लिमिट जो है मेरी, लिक्विड लिमिट को WL से डिनोट करते हैं हम, तो लिक्विड लिमिट हमारी कम होती है और प्लास्टिक लिमिट जो होती है दोस्तों हमारी इंक्रीज होती है। अगर लिक्विड लिमिट हमारी कम हो रही और प्लास्टिक लिमिट हमारी बढ़ रही, तो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दैट इज इसको हम IP बोलते हैं, ये क्या होता था, मेरा लिक्विड लिमिट माइनस में प्लास्टिक लिमिट, ये क्या होगा दोस्तों, कम हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स मेरा डिक्रीज हो जाएगा। हेंस मैं ये अगर मेरे को देखने को मिला तो बोल सकता हूं मैं सॉइल क्या है, मोर वर्केबल है, मोर वर्केबल हो जाएगी हमारी सॉइल। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने यहां लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं कि सॉइल बिकम्स मोर फिएबल और वर्केबल कब, जब हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप बात करें, ये कर्व मैंने आपको बताया था, ये ड्राई डेंसिटी थी इधर, गामा ड्राई, और यहाँ मेरा वाटर कंटेंट था। ठीक है, तो क्या बोला गया है दोस्तों, इसके अंदर जब आप लाइम का यूज करते हैं तो वहां से आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, और जो कॉम्पैक्टेड ड्राई डेंसिटी है, ये हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो रहेगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है दोस्तों, और जो ड्राई डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग हमारी डेंसिटी थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि देयर इज इंक्रीज इन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड डिक्रीज इन द मैक्सिमम कॉम्पैक्टेड डेंसिटी। ठीक है, लेकिन ये होने के बावजूद भी यहां पर हमारा क्या होता है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर कुछ जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि दोस्तों, कि हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू बढ़ रही है, ड्राई डेंसिटी घट रही है, लेकिन फिर भी हमारी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, पहली बात। दूसरी बात कि लाइम डिक्रीजेस अनकन्फाइंड, सॉरी, लाइम जो है हमारी, जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसको 60 टाइम्स बढ़ा देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो लाइम है हमारा, लाइम कितने टाइम्स हमारी अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो दोस्तों 60 टाइम्स बढ़ाता है ये। ठीक, साथ में ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लाइम के बारे में भी आपको पता चल गया है। दोस्तों एक और जो मेथड से, दैट इज केमिकल वाला, वो है हमारे पास जियो मेम्ब्रेन या फिर जियो टेक्सटाइल। मतलब बोल सकते हैं हम कि जियो मेम्ब्रेन या जियो टेक्सटाइल का यूज करके भी आप सॉइल की स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जियो मेम्ब्रेन्स, जियो टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्या, कि जियो टेक्सटाइल्स हमारे आर्टिफिशियल जियो सिंथेटिक्स होते हैं, मतलब कि आर्टिफिशियली या मैन मेड मटेरियल्स होते हैं, जिनको कि हम लोग बनाते हैं, जिनकी थिकनेस काफी कम होती है। थिकनेस काफी कम होती है मतलब कि बोल सकते हैं फ्यू माइल्स होती है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एक मील बोल सकते हैं बराबर 1/1000 इंच होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जियो मेम्ब्रेन या जियो टेक्सटाइल का यूज हम जनरली स्लोपी ग्राउंड जो हो गया, या उनको स्टेबलाइज करने के लिए करते हैं। ज्यादातर इनका यूज अर्थन डैम्स या रिटर्निंग वॉल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक सी बात है जो कि आपको यहाँ पर समझना है। डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको चीज क्लियर हुई होगी, मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने केमिकल मेथड्स के अंदर कुछ कुछ केमिकल्स बताए, उनके बारे में बताया, कहाँ पर कौन सा केमिकल्स यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को खत्म करता हूं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।